नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज और एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में। तो जैसे ही आपको पता है कि हम अपने संवाद कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई राजनीतिक, प्रशासनिक आदि हस्तियों को बुलाते हैं और करते हैं उनसे जनता के सवाल जनता के लिए। तो आज ऐसे ही हस्ती शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हमारे साथ है। पिछले 15 वर्ष से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में अफजल एकेडमी के नाम से स्कूल चला रहे हैं। तो ऐसी ही हस्ती हमारे साथ आज उपस्थित है। हमारे साथ हैं आज श्रीमान कमर हसन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए जी। सर, हमारा इस कार्यक्रम का मेन मोटिव है कि जो सवाल हैं जनता के सवाल उनको पूछना। तो सर, मेरा पहला ही सवाल आपसे है, आप पिछले 15 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जी जी। तो फिर जब 15 वर्ष से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हो तो आपका सर क्या उद्देश्य रहा कि आपने एक स्कूल ओपन किया अफजल एकेडमी के नाम से? इस बारे में बताइए सर। जी, सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने से पहले YIS जो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसके जो भी प्रोपराइटर हैं या हमारे आप कोहली सर सामने मेरे बैठे हुए हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने समाज में जो कुछ लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं सर। एक्चुअली मैं 2004 से लगभग एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। शिक्षक के रूप में वर्क किया है मैंने। जी जी। और आज भी मैं एक स्कूल अफजल एकेडमी के नाम से चला रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ। जी जी। जैसे कि शिक्षक का एक दायित्व होता है कि एक सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन अपने स्टूडेंट्स को देना, उसकी मैंने पूरी कोशिश की है। जी जी। और चाहा है कि जो भी मेरे पास है मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रदान करूं। मैं इंग्लिश का टीचर रहा हूं और मैंने इंग्लिश में बच्चों को एजुकेशन दी है। जी जी जी। जहां तक मेरा मानना है कि शिक्षा का ताल्लुक है बच्चों से रिलेटेड, एज ए टीचर अपनी बिलारी के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन का जो बच्चों का सिस्टम है, थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी मैंने महसूस की है। जी जी जी। हाँ, और दूसरा ये था कि मैं एक विद्यालय में एज ए टीचर रहा हूँ। मैंने वहाँ देखा कि स्टूडेंट्स कोशिश तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की उन्हें कमी रही। जी जी। और एज ए टीचर, एक टीचर का जो प्रोफेशन है ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है एक समाज के हिसाब से। और जो वो चाहे अपने आप को भी मॉरलिटी में ढालकर अपने जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा ज्ञान दे सकता है और समाज हित में और देश हित में बहुत बड़ा काम कर सकता है। एक बहुत बड़ा पूंजीपति, बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान वो काम नहीं कर सकता जो एक शिक्षक कर सकता है। जी जी। वो क्योंकि कहा जाता है कि इंसान की अच्छाइयाँ जो सिखाई हुई उसकी अच्छाइयाँ होती हैं, उसके बाद तक ज़माने में रहती हैं। तो मैं मानता हूँ कि सभी शिक्षक अच्छे से अच्छी कोशिश करते हैं अपने छात्रों को पढ़ाने की। और सर, जैसे कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि आपने एक स्कूल भी ओपन किया हुआ है। जी जी जी। मैं जब मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाता था तो मैंने देखा कि वहाँ इन दिनों में नवंबर दिसंबर में स्टूडेंट्स की संख्या घट जाती थी। क्योंकि मेरे पीरियड फर्स्ट इंटर में रहते थे तो मैं वहाँ बैठा हुआ ऑफिस में होता था तो मैं सोचता था कि मुझे कुछ करना है, मुझे ऐसा टाइम नहीं निकालना है। हालांकि मेरी ड्यूटी थी वहाँ। जी जी जी। बट फिर मैंने सोचा कि एक दूसरा रीज़न ये भी बना कि वहाँ पर मैंने देखा कि बच्चों को जब मैं जजमेंट लेता था, सारे बच्चों को देखता था, तो बच्चों को काफ़ी कुछ फंडामेंटल नॉलेज शुरुआती जो उनकी लिखना पढ़ना है उसमें कमी रहती थी। तो मैंने हिम्मत की, अपने कुछ साथियों से मशवरा किया, तो मैंने अपने गांव में ही एक स्कूल खोला। सबसे पहले 5 क्लास तक। जी जी। और अब 8 क्लास तक स्कूल है। जी जी। तो वहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका फंडामेंटल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और जो शुरुआती उनकी नॉलेज है वो अच्छे से हो जाए। तो एक मुझे अच्छा लगता है, एक मेरा शौक़ था अपनी एक संस्था चलाने का। शुरू से मेरा एक सपना था कि मैं भी अपनी एक संस्था चलाऊंगा और वहाँ जो कमियां मैं महसूस करता था या जो गाइडेंस मुझे नहीं मिल पाया था, बाद में मैंने सीखा कि वो मैं अपने छात्रों को दे सकूं। तो सर, बस इसी को उद्देश्य को रखकर मैं स्कूल चला रहा हूं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और आगे चल के देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक अगला क्वेश्चन है सर, एक शिक्षा और एक शिक्षक का उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका।
शिक्षक जो है समाज में एक आइडियल होता है। जी जी। बच्चे स्टूडेंट्स का रेस्पेक्ट करते हैं, और मेरा मानना ये है कि ये रेस्पेक्ट करवाया नहीं जाता बल्कि होता है। अगर हमारे खुद के जो हमारी सिस्टम है, हमारी हैबिट्स हैं, या हम खुद अपने आप में आदर्शवादी हैं, अच्छे हैं, तो आपके छात्र आपका सम्मान करेंगे, भले से वो पढ़ाई में कमज़ोर हों या तेज़ हों। जी बिल्कुल। लेकिन आपका सम्मान करेंगे। तो शिक्षक का रोल बहुत बड़ा है। शिक्षक एक समाज को लीड करने वाला होता है, और शिक्षक चाहे तो बदलाव ला सकता है। सारे शिक्षक चाहें तो देश में जो हमारे करप्शन या भ्रष्टाचार ये और भी बुराइयां हैं उनको दूर कर सकते हैं। और शिक्षक को, लेकिन मेरा शिक्षक साथियों से भी निवेदन है कि उन्हें शिक्षकों की गरिमा बनाकर समाज में रहना चाहिए, और हर हाल में, हर कीमत पर प्रोफेशनली ना होकर अपने स्टूडेंट्स को एक सही शिक्षा देनी चाहिए। और जहाँ तक शिक्षा की बात की आपने, जी जी, अरस्तु ने बहुत पहले ही कहा था, अरिस्टोटल ने, मैंने बुक्स में पढ़ा कि कई हज़ार साल पहले उसने स्टेटमेंट दिया कि ज्ञान जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने अंदर लेके पैदा होता है। नेचर उसको बहुत बड़ा ज्ञान लेके भेजती है। एक शिक्षक का काम होता है उस ज्ञान को बाहर निकालना। ऐसा नहीं कि हम किसी भी स्टूडेंट को बाहर से ज्ञान अंदर डालें, उसको रटवा दें, नहीं, बल्कि जन्मजात को बहुत सारा ज्ञान लेके पैदा होता है, नॉलेज। और शिक्षक का काम है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट बनाए, ऐसा माहौल बनाए कि वो स्टूडेंट्स का अंतर्हित जो ज्ञान है वो बाहर निकले। इसी चीज़ को हमारे देश के महापुरुष स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य छात्र के अंदर जो अंतर्हित ज्ञान है उसको बाहर निकालना है। एक शिक्षक का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। इसी को महात्मा गांधी ने कहा, उन्होंने एक स्टेप दिया 3H। मैं उसमें बहुत बिलीव करता हूँ सर। थोड़ा सा मैं एक मिनट का टाइम लेकर इसको बताना चाहूँगा। 3H का हेड, पहले H से मतलब है हमारा हेड। शिक्षा हमारी मानसिक विकास करती है, हमारी बुद्धि को बढ़ाती है, हम सोचने समझने की शक्ति को जानते हैं। दूसरे S से मतलब है हमारा हार्ट, दिल। शिक्षा हमें नैतिक मूल्य सिखाती है। हमारा दिल हमारा साफ हो, क्लीन हो, क्रिस्टल हो, और हम दयावान हो, और समाज के प्रति जवाबदेही हो हमारी, बड़ों के प्रति सम्मान करने वाले हों। तो ये हमें मॉरलिटी सिखाती है। और तीसरे H से मतलब शिक्षा हैंड। हम ये नहीं कि पढ़े लिख गए तो हम मेहनत नहीं करें, बल्कि हमें शिक्षा मेहनत करने से रोकती नहीं, बल्कि मेहनत करना सिखाती है। हमें वर्क हार्ड करना है। तो मैं स्टूडेंट्स को, ये जो इस चैनल को देख रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो 3H होना चाहिए। उनका मानसिक विकास भी हो, नैतिक विकास भी हो, और शारीरिक विकास भी हो। जी 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 सर। ठीक, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए आप YAS न्यूज़। YAS एजुकेशन प्रेजेंट कंप्यूटर IT एजुकेशन, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कोर्सेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एडवांस्ड अकाउंटिंग, समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश स्पोकन, कम्युनिकेशन, टेबल मैनर व इंटरव्यू को लेकर स्पेशल सेशंस। आपके जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण कोर्सेज। पिछले 15 वर्षों से लगातार कंप्यूटर IT एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम YIS, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। तो आज ही ज्वाइन कीजिए YIS एजुकेशन, पता स्टेशन रोड, बिलारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हस्ती श्रीमान कमल हासन जी। सर एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर, धन्यवाद। सर मेरा आपसे बस एक क्वेश्चन और है। जी जी। शिक्षा का राजनीति से क्या संबंध है? शिक्षक का, शिक्षक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शिक्षक समाज का लीडिंग पर्सन होता है। और हमारे स्वामी विवेकानंद और महापुरुषों ने कहा, और हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने भी कहा था कि जो हमारे देश का विकास फैक्ट्रीज वगैरह में इतना नहीं होता जितना कि वहाँ की क्लासों में होता है। जी जी। वो शिक्षक ही तैयार करता है क्लास के स्टूडेंट्स को। तो शिक्षक का राजनीति में बहुत बड़ा महत्व है। बट उस हिसाब से शिक्षक अभी सक्रिय नहीं है राजनीति में जैसा होना चाहिए। एक्चुअली राजनीति का एक थोड़ा सा अलग एरिया बना रखा है। उसमें जो लोग
पैसे वाले होते हैं, पूंजीपति या ज़्यादा कहें तो प्रबल समाज में दावेदार होते हैं, उन लोगों को जो है राजनीति में इस सोचा जाता है कि आगे आएंगे, तो एक मनोवृत्ति समाज में बन जाती है कि ये ही लोग राजनीति में लीड करेंगे। एक शिक्षक जो, क्योंकि शिक्षक जो होता है एक उसका प्रोफेशन ऐसा होता है समझाने का लोगों को, और एक आदर्शवादी, तो वहाँ उसको ये कह दिया जाता है कि अरे आपका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, आपको तो पढ़ाना है, पढ़ना है। लेकिन मेरा मानना है सर कि राजनीति में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, और शिक्षक से अच्छा देश का विकास में योगदान शायद कोई दूसरा प्रोफेशन का व्यक्ति कम दे पाए, उसके मुकाबले शिक्षक का बहुत अहम रोल है। इसलिए शिक्षकों को भी राजनीति में आना चाहिए, और इससे कि राजनीति में जो भ्रष्टाचार है वो कम से कम हो, नहीं हो। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार लेके आई है सर, जी आपको कैसे देखते हैं और क्या विचार हैं आपके इसके लिए? जी सर, हाँ, नई शिक्षा नीति जो हमारी भारतीय सरकार है आज काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव कर रही है, और एक अच्छी पहल है। ट्रेडिशनल जो शिक्षा चल रही थी हमारी काफ़ी 30-35 साल से 40 साल से जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको चेंज करने का वक्त है। और क्योंकि आज दौर बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, साइंस ने काफ़ी तरक्की की है, तो सरकार ने भी इस चीज़ को सोचा है और नई शिक्षा नीति में। लेकिन मेरा मानना है, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा अपनी बात को कि हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को वेस्टर्न से तुलना नहीं करनी है, पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था से तुलना नहीं करनी है। दूसरा ये रहा कि भारत ग्रामीण गाँव का देश है, यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी गाँव में रहती है, वहाँ अभी लोगों के पास इतना टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अभी मैं पढ़ता हूँ कि बहुत सारी जगहों पर बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, तो पहले गवर्नमेंट को फंडामेंटल चीज़ों पर भी ध्यान देना है सबसे पहले। दूसरा ये है कि भारत के जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है वो गुरुकुल पद्धति पर आधारित है, और भारतीय समाज में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपने गुरु से ही ज़्यादा पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने सुना है नई शिक्षा नीति में शायद कुछ टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पिकनिक वगैरह घूमने की भी आज़ादी होगी, बहुत ज़्यादा बच्चों पर भार नहीं डाला जाएगा। अच्छी बात है, बच्चों को फ्री रखना चाहिए, बट ऐसा है हम अपनी व्यवस्थाएं पढ़ाई की इस तरह से रखें कि बच्चा एक आदर्शवादी बने, एक नैतिक मूल्यों के साथ अपनी पढ़ाई को आगे करे। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि नई शिक्षा नीति में एक तो शिक्षा में भ्रष्टाचार खत्म हो, दूसरा शिक्षा में का बाजारीकरण कम हो, और तीसरा शिक्षा में जो ये नकल माफिया हैं या बोर्ड में जो एक सही पारदर्शिता होनी चाहिए, जो स्टूडेंट मेहनत करने वाले हैं उनको उसका जो आगे है उनको मिलना चाहिए, और जो लोग मेहनत नहीं करते तो उनको भी पता होना चाहिए कि हमने मेहनत नहीं की, इस वजह से हम फला सेक्टर में रह गए। तो नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, भारत सरकार जो है कोशिश कर रही है, बस कुछ भारतीय भौगोलिक स्थिति को और यहाँ के समाज को देखते हुए भारत सरकार को अपनी शिक्षा नीति अप्लाई करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। जी। अच्छा, एक चीज़ जैसे आपने भ्रष्टाचार को लेकर बात की, तो सर मैं भ्रष्टाचार पर भी आऊँगा कि हम देख रहे हैं जहाँ तहाँ भ्रष्टाचार हमें देखने मिल जाता है, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या, एक शिक्षक के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ मैं सर, क्या आपके जो विचार हो सकते हैं? जी सर, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। एक्चुअली हम लोग, मैं देखता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा अपने देश की तरक्की की बात करते हैं, हम लोग बहुत अच्छा है हम, लेकिन हमारे देश में मैंने देखा कि अगर हम वेस्टर्न से देशों से, पश्चिमी देशों से तुलना करें तो भ्रष्टाचार शायद हमारे यहाँ ज़्यादा मिलता है। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे कमी, हम सीधा राजनीतिकरण पे दोष मढ़ देते हैं या दूसरे लोगों पे, वहाँ हम भ्रष्टाचार के लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का सिस्टम या एजुकेशन जो है बहुत अभी सही पैमाने पे नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो बॉटम टू टॉप में, टॉप टू बॉटम है, ऊपर से नीचे तक है, पहले ऊपर से है। अब उसकी वजह यह है राजनीति में भ्रष्टाचार, नौकरशाही में भ्रष्टाचार, प्रशासन में भ्रष्टाचार। अब उसकी वजह यह है क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है हमारे देश में, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारे देश को आज़ाद कराने में कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी डेमोक्रेसी के लिए। तो पहले राजशाही हुआ करती थी, तो राजा अगर अच्छा है तो अच्छा सिस्टम रहता था, राजा खराब है तो जनता इसको परेशान करता था। लेकिन आज डेमोक्रेसी में
ऊपर जो राजा हैं हमारे, या मान लो पीएम या प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, उनकी जवाबदेही पूरी नहीं है, हमारी जनता की भी जवाबदेही है। अब हमारे यहाँ बहुत सारी लेडीज, बहुत सारे जेंट्स ऐसे हैं गांव देहात में जिनको डेमोक्रेसी का पता ही नहीं है, वोट का पता ही नहीं है। किसी ने बहका दिया जाति के नाम पर, किसी ने बहका दिया किसी और लालच से, किसी को कुछ खिला दिया, कुछ पिला दिया, तो इस पर वो वोटिंग कर देते हैं और जो सही नुमाइंदा जाना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है समाज सेवा से, और वो पॉलिटिक्स में चला जाता है और उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। और जो अधिकारियों से भ्रष्टाचार, राजनीतिक पार्टियां अधिकारी से पैसा लेती हैं, अधिकारी जनता अपने छोटे वाले अधिकारियों से लेते हैं, और नीचे वाले अधिकारी जनता से पैसा लेते हैं, और जनता अपने जल्दी काम कराने की वजह से या अपनी कमियां छुपाने की वजह से वहाँ पर भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो जाती है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहली चीज़ तो सबसे सही शिक्षा व्यवस्था हमारी होनी चाहिए, सबको शिक्षित हों सब, और सब जाने डेमोक्रेसी क्या है, प्रजातंत्र क्या है। हर एक चैन है ये, इस चैन में हर नागरिक एक कड़ी है और उसकी अपनी जिम्मेदारी है, और वो पढ़े लिख के ही समझता है कि संसद, पार्लियामेंट, सांसद या विधायक क्या होते हैं, या प्रधान या नुमाइंदे हमारे क्या होते हैं, कैसा हमारा नुमाइंदा होना चाहिए। और हमें जातिवाद, धर्मवाद, इन सारी चीज़ से उठकर अपने देश हित में सही आदमी को पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहिए। और फिर जो है जो भी लोग हैं राजनीति में या सत्ता में, वो लोग अधिकारियों पर अपना अंकुश रखें, और शिक्षा व्यवस्था सही हो, सही कंपटीशन हो, सही लोग एजुकेशन के माध्यम से जाएं, तो शायद भ्रष्टाचार धीरे धीरे खत्म हो जाए। जी देखते हैं सर, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारा विशेष कार्यक्रम संवाद जारी रहेगा, तो देखते रहिए YS न्यूज। YIS कंप्यूटर IT एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम, YIS एजुकेशन, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। अकाउंटिंग के क्षेत्र में ऐसे कोर्स जो आपकी जॉब के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण। आज के दौर को देखते हुए ऐसे रोजगार पर कार्यक्रम जो आपको बनाएंगे आत्मनिर्भर और करेंगे आपकी स्किल्स को डेवलप। तो आज ही जुड़े YIS से। का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। हमारे साथ जुड़ी हुई है शिक्षा क्षेत्र से एक विशेष हस्ती श्रीमान कमर हसन जी। सर आपका एक बार फिर स्वागत है। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे जी। बिलारी में आप शिक्षा को कैसे देखते हैं? सर मेरा बहुत सारे स्टूडेंटों से भी जुड़ाव रहता है, तो सर मैंने देखा है कि यहाँ पर स्टूडेंट को हिंदी तक लिखनी नहीं आती शुद्ध, अंग्रेजी नहीं लिखनी आती, बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। तो इसका कारण क्या है, कमियां किसकी हैं इसको लेकर? देखिए सर, ये आपने बहुत अच्छा एनालाइज किया। एक्चुअली बिलारी में जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, एजुकेशन इज कंसर्न इन बिलारी, आई थिंक उस लेवल की एजुकेशन का भी सिस्टम यहाँ मुझे शायद कम दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ गार्जियंस 80% गार्जियंस बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं। जी। उसी की वजह से शिक्षण संस्थानें जो रनिंग है वहाँ वो अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं जी। हालांकि वहाँ शिक्षक मेहनत करते हैं, लेकिन एक मेरा मानना है कि एजुकेशन में स्टूडेंट, स्कूल और गार्जियंस, घर वाले, ये 3 पहलू बहुत ज़रूरी हैं। अगर इसमें कोई एक भी फेल हो रहा है तो वो चमक एजुकेशन में बच्चे की आ ही नहीं सकती। तो यहाँ मैंने देखा कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो एक दूसरे की देखा देखी अपना एडमिशन ले लेते हैं। जी। एक उनके ऊपर गाइडेंस की बहुत बड़ी कमी होती है कि हमें कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ नहीं लेना है, और क्या बनना है, हमें क्या कोशिश करनी है। दूसरा ये होता है, उनके गार्जियंस ने उनका एडमिशन पूछा एक आध बार कि बेटा एडमिशन कहाँ है, कि फला जगह है, या वहाँ हमारा बच्चा, छोटा बच्चा, तो एडमिशन करा दिया। तो उसमें क्या होता है कि गार्जियंस डेली उसको चेक नहीं कर पाते। जी। वहाँ या तो वो अपने कारोबार में बिजी रहते हैं, क्योंकि आवाम अपने यहाँ थोड़ी सी अपने कारोबार में इन्वॉल्व है, सारी जगह लोग होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि टीचर्स से ज़्यादा जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी है। वो जज करें, चाहे भले से आधा 1 घंटा नहीं निकाल पाए तो 10 मिनट 5 मिनट निकालें, ये जज करें कि आज हमारा बेटा या हमारी बेटी आज क्या पढ़ के आई, उससे थोड़ा डिस्कशन करें स्कूल के बारे में कि बेटा आज आपकी क्लास में क्या पढ़ाया गया और कौन से सर ने क्या काम दिया है आपको। तो उससे बच्चा अवेयर रहेगा
और आपकी नॉलेज में भी रहेगा कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है। लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत सारे गार्जियंस को पता ही नहीं होता। मैं पूछता हूँ क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी जी। तो हमारे स्कूल में एक दो बच्चे गार्जियंस बोले या उनका बच्चा कहीं और कहीं पढ़ रहा है, मैंने कि बेटा पर आपका सही पढ़ा, अरे मुझे तो पता ही नहीं कौन सी क्लास में आ गया, वो पता नहीं चौथे में, तीसरे में या फर्स्ट में या सेकंड में। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लोग गार्जियंस समझदार हैं मतलब इस मामले में, तो उनके बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहता है। जी जी जी। और वो ध्यान देते हैं। एक दूसरा ट्रेडिशनल कोचिंग भी लगवा दी हमने, लेकिन हमने कोचिंग में आज तक अपने कोचिंग टीचर से बात नहीं करते थे, क्योंकि मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूँ। तो मैं मानता हूँ शायद 5% गार्जियंस मिलने के लिए आते हैं। 95% अगर हम फोन भी करते हैं उनसे कि आप आ जाइएगा मिलने के लिए, तो वो अब बहाने बना देते हैं। ये भी सबसे बड़ा कारण है। हाँ, तो सबसे बड़ा कारण ये है कि स्टूडेंट्स की गार्जियंस ध्यान कम देते हैं। हाँ, सबसे पहले बच्चों पे माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहा है। दूसरा रीजन मेरा ये है कि जिन आपने जैसे बताया कि बच्चे इंटर में आ गए, उनसे लिखना नहीं आ रहा, हिंदी तक नहीं लिखनी नहीं आ रही, आपकी बात सही है। तो उसमें वजह ये है सर कि जो उनकी शुरुआती बेसिक पढ़ाई है 5वीं तक की या 8वीं तक की जूनियर की, वो बहुत कमज़ोर पढ़ाई चल रही है बच्चों की। चाहे वो सारे स्कूल जहाँ भी बात की जाए तो स्कूल अपने लेवल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब स्कूल तब मेहनत ज़्यादा करते हैं जब गार्जियंस ध्यान देता है। जब उसकी पढ़ाई स्कूलों में शिकायतें किस बात की जाती हैं कि ये गाली देता है, ये खेलता है, ये कहना नहीं मानता, इस तरह की 5% लोग भी ऐसे नहीं होते जो पढ़ाई से रिलेटेड कंप्लेंट करते हो स्कूल में जाकर। तो यहाँ एक कमी ये है। दूसरा, बच्चे के अंदर दो तरह से स्टूडेंट पढ़ता है, शौक या खौफ। ये दोनों चीज़ें गायब हैं। खौफ है नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स ऐसे होने लगे कि बच्चे ऑटोमेटिक पास हो रहे हैं। सरकार को अपने रिजल्ट दिखाने कि हम 90%, 92% रिजल्ट हो गया हमारा हाई स्कूल इंटर का, CBSE का इतना रहा, लेकिन बच्चे के अंदर क्या नॉलेज रही। मैंने खुद देखा कि जिन बच्चों को पास नहीं हो सकते थे उनकी परसेंटेज बड़ी अच्छी आ रही है, 70-80% नंबर आ रहे हैं। अब जब वो बच्चों को ये लग रहा है, उसके जब वो हाई स्कूल में आता है उसके बराबर वाला उससे कह देता है अरे मेरे से तो बहुत कम आता था, आपसे भी कम आता था, मेरे नंबर इतने आए हैं, तो वहीं से उसके माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है और वो पढ़ता भी रहता है लगातार, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट मेहनत नहीं करता। उसकी वजह लास्ट में जाके फिर उसको पढ़ाई छोड़ के बीच में ही बैठना पड़ता है, और जो उसके पेरेंट्स ने सपने संजोए होते हैं या जो बच्चा वो बनना चाहता है वो नहीं बन पाता। दूसरा, गाइडेंस की बहुत बड़ी कमी है। एक सिर्फ इधर अपने बिलारी क्षेत्र के बच्चे पुलिस या रेलवे, जी बस ये बिल्कुल सही है, पुलिस या रेलवे तक उनका सीमित है मामला, और वहाँ तक वो कोशिश करते हैं। वो भी वो लोग जो थोड़ा सा किसी के टच में रहते हैं, वरना 8वीं तक 10वीं तक 12वीं तक पढ़ाई की, कम नंबर आए, फेल हुए, अपने घर बैठ गए। आगे की एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन है उसमें भी मैं मानता हूँ बहुत शार्पनेस नहीं है ना, तो क्लासेस रेगुलर चलती, बस एडमिशन ले लिया, एग्जाम दे दिया, रटा अपने एग्जाम दे आए तो पास हो जाते हैं। तो बच्चे के अंदर शौक और खौफ होना चाहिए। शौक वो बनेगा उसके अंदर जब उसकी घर वाले उसकी पढ़ाई को अप्रिसिएट करें, टीचर्स उसको अप्रिसिएट करें, तो वो एक अच्छे से लेगा पढ़ाई को, उसके मन में आएगा। और खौफ का मतलब ये कि जब उसको फेल होने का, कम नंबर आने का डर होगा। जैसे पहले हुआ करता था, लोग कहते हैं कि पहली पढ़ाई 5वीं की बहुत सीखा हुआ होता था, आज 12वीं का इतना सीखा हुआ नहीं है, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी है, सब कुछ इतना है। और दूसरा रीजन सर मैं मान रहा हूँ, एक मोबाइल जो छोटे बच्चों को दे दिया जाता है, ये भी बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। जी बिल्कुल सही। तो मेरी गार्जियंस से ये रिक्वेस्ट है, ये मतलब मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा फ़ोन भी ना दें, और उनकी पढ़ाई किसी भी स्कूल में पढ़ाएं आप, स्कूल सब अच्छे होते हैं, सारे टीचर कोशिश करते हैं। गार्जियंस को जाना चाहिए, अपने बच्चे की समस्या रखनी चाहिए। सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है, आप टीचर से मिलिए तो, लेकिन आप वो खबर भेजते हैं, बुलाते हैं, आप पहुंचते नहीं। इस वजह से वो रिजल्ट हमें बाद में दिखाई देता है, हमारा बच्चा पढ़ाई में बहुत वीक होता है और वो फिर पढ़ाई छोड़नी उसको पड़ती है। जी सर। सर मैं चलते चलते मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे सर। जी सर। वॉइस न्यूज चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, एक बार फिर वंस अगेन आई कांग्रेचुलेट YIS न्यूज़ चैनल को। मैं बधाई देना चाहता हूँ एक बार फिर कि उसने जो समाज में जो लोग अपनी अच्छी बात कहना चाहते हैं प्लेटफॉर्म दिया और लोगों को उनकी बातें सुनने के लिए मिली। मैं बहुत अच्छा उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर हम वाकई अपने देश से प्रेम करते हैं और अपने समाज में कुछ करना चाहते हैं तो हमें एक इंसानी सोच बना के चलना है। और मैं कुछ चंद लाइनों के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा। जी सर। मांग रही है भारत माता बलि अपने बलिदानों से,
मांग रही है भारत माता बलि अपने बलिदानों से, मुक्त करा दो मेरे लाडलो गद्दारों बेईमानों से। तुम्हें क्या मालूम मेरे शहीदों मुझ पर क्या क्या होता है, तुम्हें क्या मालूम मेरे शहीदों मुझ पर क्या क्या होता है। पहन के चोला देशभक्ति का मेरा सौदा होता है। मेरे देश के बच्चों को सही नहीं तालीम मिली, कहीं मिला आंदोलन उनको तो कहीं उनको हड़ताल मिली। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा बाई IS न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हमें ये सोच बनानी है कि मैं जहाँ भी रहूँगा उजाला करूँगा, मैं जहाँ भी रहूँगा उजाला करूँगा, क्योंकि दिए का अपना कोई मकान नहीं होता, क्योंकि दिए का अपना कोई मकान नहीं होता। जहाँ भी वो जलता है वो उजाला करता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी लेवल पर हैं, हम अच्छे नागरिक बने और वहाँ अच्छाई फैलाएं। और अंत में मैं कहूँगा तन समर्पित और मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, तन समर्पित और मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा से जुड़े हुए श्री मान कमर हसन जी, और आज हमने इनके साथ में बहुत सारी बातें की शिक्षा को लेकर, शिक्षा के उद्देश्य को लेकर, शिक्षक के उद्देश्य को लेकर, देश से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हुई। ऐसे ही हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से नए नए हस्तियों को अपने इस कार्यक्रम में बुलाते रहेंगे, करते रहेंगे संवाद, पूछते रहेंगे जनता के सवाल जनता के लिए। तो देखते रहिए आप YS न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।